Assalamu alaikum. This is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture about biological methods. What are biological methods? Methods that used to solve biological problems are known as biological methods. बायोलॉजिकल मेथड्स ऐसे मेथड्स को कहा जाता है जो कि यूज किए जाते हैं ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अब ये ऐसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होते जैसे कॉमन किसी जो है वो बंदे के हो, नो, दीज आर रिलेटेड टू द साइंटिफिक मेथड। यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो मतलब देखते हैं, फिर उनके बारे में सोचते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं ताकि उनको सॉल्व कर सकें, किसी एक रिजल्ट पर पहुंच सकें। तो उन जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, थ्योरी एंड लास्ट लॉ। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड्स में कैसे इनकी मदद से जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। Observation simple, it is the identification of problems. प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यानी कि ये बायोलॉजिकल मेथड का वो फर्स्ट स्टेप है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, या जो रिसर्च हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी। अब जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट अपने सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं। देखिए, पहले विजन, सेकंड हमारे पास हियरिंग आ जाता है, थर्ड जो है वो टच, टेस्ट, और फिर लास्ट में स्मेल। तो सेंस ऑर्गन की मदद से ये जो है वो ऑब्जर्वेशन इस तरह से की जाती है कि देखा जाता है, सुना जाता है, या फिर जो है वो टच करके जो है वो मतलब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या टेस्ट करके, या फिर उसकी स्मेल की मदद से। तो सेंस ऑर्गन के साथ साथ साइंटिस्ट जो दूसरी चीज जो है वो यूज कर रहे होते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन, वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लें तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइक्रोस्कोप हो गया, ताकि माइक्रो चीजों को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सके, या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रॉब्लम की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक साइंटिस्ट है एंटोन एमन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने अपने माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करने के लिए अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर उस माइक्रोस्कोप पर प्लेस किया। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए उसने पहली क्या चीज यूज की? इंस्ट्रूमेंट, दैट वाज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के साथ जो उसने अपना सेंस यूज किया वो क्या था? विजन का था। तो ड्रॉप ऑफ वाटर को जब उसने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट ही सीन something that was moving inside the drop of water. तो जब ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप में देखा उस ड्रॉप ऑफ वाटर को, तो उसने क्या चीज देखी कि कोई चीज है जो कि उस पानी के ड्रॉप में मूव कर रही है।
that was the first discovery of living cell, a protozoan. तो इस तरह से जो है वो मतलब ये ऑब्जर्वेशन हुई, फिर इस पर फर्दर रिसर्चेस करना और आगे जो है वो प्रॉब्लम तक जाना ताकि ये क्लियर हो सके ये जो चीज देखी गई है ये वाकई प्रोटोजोआ है या फिर नहीं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल मेथड की, वो आती है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन इस तरह से बायोलॉजिकल मेथड में हेल्प देती है कि जो रिसर्च की जा रही है या जो प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है उस पर किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च तो नहीं कर रखी। अगर की हुई होती है तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं उस वाले डेटा को भी कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं ताकि जो है वो मतलब दोबारा उस चीज को रिपीट ना करना पड़े, या फिर अगर रिपीट कर भी रहे हैं तो कंपेयर करके देखें कि सेम रिजल्ट आता है या फिर डिफरेंट रिजल्ट। तो डेटा कलेक्शन से मुराद है प्रीवियस वर्क को जो है वो कलेक्ट करके रखना। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या चीज है, डेटा कलेक्शन के बाद साइंटिस्ट एक गैस देता है जिसको हम एजुकेटेड गैस कहते हैं या फिर साइंटिफिक गैस भी कहते हैं। इसको एक टेंटेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने बताया ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में श्योरिटी ना हो, वो सिर्फ जो है वो गैस हो कि माइट बी ये इस तरह से हो या ना हो, यानी कि अभी रिजल्ट कुछ कंफर्म नहीं होता, तो ऐसे जो है वो मतलब गैस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस कैसे हुई, क्योंकि इट इज नॉट द कंफर्मेशन के जो इसने स्ट्रक्चर देखा वो सेल भी है या नहीं है। गैस था कि भाई कोई चीज जो है वो उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व की है, वो मूव कर रही है, तो उसने कह दिया कि ये एक सेल है। तो हाइपोथेसिस हम ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिन पर जो है वो कंफर्मेशन ना हो। हाइपोथेसिस के बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आती है रीजनिंग की। अब रीजनिंग हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग को कहा जाता है जो कि स्पेसिफिक से लेकर यानी कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट से लेकर मूव करती है जनरल स्टेटमेंट पे। यानी कि एक स्पेसिफिक जो है वो बात होगी या कोई भी प्रॉब्लम हम जो है वो ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होगा, फिर उसको हम जो है वो जनरल की तरफ मूव करें तो उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। सेकेंड रीजनिंग होती है डिडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है जिसमें जो स्टेटमेंट होती है वो होती है पहले जनरल, जनरल से ये जो है वो स्टेटमेंट मूव करती है स्पेसिफिक की तरफ। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि कोई रिसर्च जो है वो हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा जनरल है, अब उसको स्पेसिफिक पॉइंट पर देखा जाए तो ऐसी रीजनिंग को हम क्या कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग स्पेसिफिक में। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसको फर्स्ट जो है वो मतलब एक न्यू स्पीशीज मिली है जो कि है फ्लैट। फ्लैट है और उसकी बॉडी जो है वो वर्म की तरह है। इट हैज पैरासाइटिक नेचर। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की है जो कि स्पेसिफिक है। जब मैं एक इस स्टेटमेंट को देख रही हूँ कि फ्लैट है और वर्म लाइक है, पैरासाइटिक नेचर है, तो अब मेरी जनरल स्टेटमेंट कहाँ पर जो है वो जाएगी, यानी कि जो डिस्कवरी हुई है
वो जर्नल तक कैसे मूव होगी कि जब मैं इस कैटेगरी को, जो इंडिविजुअल डिस्कवरी हमें मिली है, इसको हम जो है वो जनरल कैटेगरी के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। अब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएं तो ये हमारे पास जनरल कैटेगरी में कौन से फाइलम में आ जाते हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस ऐसा फाइलम है जिसमें इंडिविजुअल फ्लैट भी होते हैं, वर्म लाइक भी होते हैं, और ज्यादातर जो है वो मेजॉरिटी में पैरासाइटिक नेचर रखते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारी रिसर्च थी स्पेसिफिक और वो जर्नल यानी कि उसकी फर्दर हमने जो है वो रिसर्च की कि ये भी हो सकता है, ये इस तरह की कैटेगरी है, ये इससे जो है वो बिलोंग करती है, तो ऐसे जो है वो हमारे पास एक जर्नल स्टेटमेंट बन गई। जर्नल से स्पेसिफिक यानी कि डिडक्टिव जो है वो रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है जो कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आती है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या है? सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं। अब ये हमारी स्टेटमेंट जनरल है। अब ये जो हमारे पास ये फ्लैट वॉर्म था, ये इसके पास सेल होंगे, जाहिर सी बात है। हम क्या देख रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा जो है वो बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन्थस से, तो इसके पास भी सेल होंगे। अब स्टेटमेंट कहाँ से मूव हुई? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ऐसी रीजनिंग को हम जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब कंफ्यूज होते हैं काफी स्टूडेंट्स के हमें कैसे जो है वो पता चले कि जो रीजनिंग है इंडक्टिव है वो स्पेसिफिक टू जनरल थी या फिर जनरल टू स्पेसिफिक थी। तो इसके लिए जो वो एक हिंट बना देते हैं, आई से इंक्रीज। इंक्रीज यानी कि इंफॉर्मेशन पहले जो है वो कम थी, मगर बाद में वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, वाइड हो रही है। तो उसको हम क्या देख रहे हैं? जनरल के फॉर्म में जो है वो मूव कर रही है। तो इट मींस इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से कहाँ मूव होती है? जनरल की तरफ। डी से डिक्रीज, तो डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है जिसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? जनरल होती है, और वो फिर कहाँ पर मूव होती है? स्पेसिफिक की तरफ। यानी कि इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? बिल्कुल और ज्यादा कम 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 से बिल्कुल स्पेसिफिक हो रही है। तो ऐसी जो है वो रीजनिंग को हम क्या कहेंगे? डिडक्टिव। अब ये सिर्फ जो है वो आप लोगों को समझने के लिए है, ताकि आप लोग जो है वो ये भूलो ना कि इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल है और डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक है। दोनों रीजनिंग्स के बाद यानी कि दोनों में से कोई एक ही यूज होगी, फिर आगे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कब कौन सी जो है वो यूज होती है। रीजनिंग के बाद जो स्टेप आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट ज्यादातर परफॉर्म किए जाते हैं लैब्स में, रिसर्च लेबोरेटरीज में। तो उनसे ज्यादातर जो है वो क्लियर हो जाता है कि जो हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल सही थी या गलत थी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हाइपोथेसिस है कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। अब हम उसको जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करेंगे कि जितने भी इंडिविजुअल होंगे वहां पर हॉस्पिटल में जिनको मलेरिया होगा उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन। जब एक्सपेरिमेंट के जो वो रिजल्ट आएंगे तो हमें ये क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ, जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। तो इस तरह से जो वो ये एक्सपेरिमेंटली क्लियर हो जाता है।
ल्यूवेनहुक का जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जो फर्स्ट सेल जो वो लिविंग सेल की डिस्कवरी थी, वो प्रोटोजोआन था या फिर जो है वो कोई और सेल, ये भी किस तरह से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो लेबोरेटरी में किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है कंक्लूजन का। Conclusion is the collection of results scientists achieve from the experimentation. जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट जो है वो उस रिसर्च पर होते हैं, उनको परफॉर्म कर लेते हैं, तो उनको जो रिजल्ट मिलते हैं ना, उन सबको जो है वो एक साथ कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद साइंटिस्ट इन सब चीजों को एक रिटन स्टेटमेंट में लिखते हैं प्रूफ के साथ, जिसको हम कहते हैं थ्योरी। जो थ्योरी होती है वो कंप्लीटली बेस्ड होती है हाइपोथेसिस के हिसाब से। जो हमने हाइपोथेसिस दी हुई होगी उसको देखकर जो है वो थ्योरी लिखी जाती है। क्योंकि हाइपोथेसिस जस्ट गेस था, थ्योरी क्योंकि हम ऐसे जो है वो स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो हमें रिसीव हो, तो हम सारी वो चीजें लिख रहे होते हैं कि हमें क्या क्या चीज जो है वो क्या क्या रिजल्ट मिला, तो उसको हम जो है वो थ्योरी कहते हैं। अब थ्योरी जब एक्सेप्ट हो जाती है साइंटिफिक सोसाइटी में, तो वो चेंज हो जाती है लास्ट स्टेप में, जिसको हम कहते हैं लॉ। तो जैसे मैंने कहा था कि रीजनिंग हम किस हिसाब से जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दूं कि कब जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, कब डिडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग ज्यादातर जो है वो एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में जो है वो मूव करती है, यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए डिडक्टिव रीजनिंग होती है, क्योंकि वो जनरल इंफॉर्मेशन होती है और हम उसको जो है वो स्पेसिफिक तक लेकर आ रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें जो रिजल्ट मिलता है एक्सपेरिमेंट की मदद से वो बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट मिलता है, जो कि हम चाह रहे होते हैं कि हाइपोथेसिस बिल्कुल सही थी या फिर गलत। तो देखो यहाँ पर मैंने एरो भी मेंशन किए हुए हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग ज्यादातर जो है वो एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करती है, फिर कंक्लूजन, थ्योरी एंड लॉ। तो इंडक्टिव रीजनिंग में जो है वो ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग एंड देन एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, थ्योरी एंड लॉ। जबकि डिडक्टिव क्योंकि जनरल होती है, जनरल से मुराद होता है कि मतलब पहले इस पर रिसर्च हो चुकी होती है, अब उसको बिल्कुल प्रूव करना है कि ये जो हाइपोथेसिस रिसर्च के हिसाब से दी गई है क्या ये सही है या नहीं है, तो हम डिडक्टिव रीजनिंग देते हैं। और इसी वजह से जो डिडक्टिव रीजनिंग्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इफ से और कंटिन्यू होते हैं देन पर। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या थे? जर्नल थे। जर्नल थे तो इट मीन्स के इफ all living organism are made up of cell, then जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिला था वो भी सेल से बना हुआ है। जैसे कि चलो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, if all living organism are made up of cell, then that protozoan is also a cell। क्योंकि जनरल कैटेगरी में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि सेल से बने हुए थे, तो जो डिस्कवरी प्रोटोजोआन की हुई थी उसमें भी सारी जो है वो लिविंग प्रॉपर्टीज थी, तो वो भी क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। तो अब देखो हमने हाइपोथेसिस क्या दी थी कि प्रोटोजोआन सेल है, ठीक है, वो हाइपोथेसिस थी। अब यहाँ पर जो है वो हम कह रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, तो ये प्रोटोजोआन भी सेल ही है। इस तरह से डिडक्टिव रीजनिंग ने हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट दिया है कि वो जो प्रोटोजोआन है वो सेल है। अब हम उसको क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव करेंगे। जब उसके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, हाँ हम देख रहे हैं कि भाई वो सेल डिवाइड भी हो रहा है,
उसमें रेस्पिरेशन भी हो रही है, डाइजेशन भी हो रही है, और इस तरह के जितने भी सेल है वो सारी ये इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन भी हो गई, तो फिर नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाता है, सारे रिजल्ट्स को कंक्लूड करना। कंक्लूजन के बाद स्टेटमेंट लिखना, जिसको हम थ्योरी कहते हैं, यानी कि स्टेटमेंट इसी हाइपोथेसिस के हिसाब से जो है वो लिखी जाएगी कि वो प्रोटोजोआन सेल है, हाँ वो सेल है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे हैं, ये जो है वो मतलब हमारे पास रीजनिंग थी जिसको हमने प्रूव किया है, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, लॉ। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिनके पास जो है वो श्योरिटी हो, तो डिडक्टिव रीजनिंग एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट देते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है वो हम इनको आगे मूव करते जाते हैं, इस तरह से एक प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में साइंटिस्ट अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो लेक्चर था हमारा बायोलॉजिकल मेथड्स पे। आई होप कि क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।